मुझे अपने पापा के दोस्त की बेटी पसंद थी। मैंने माँ से बात करके शिवानी से रोका करवा लिया। मेरी इच्छा थी कि हम बात करें। मैं जब भी कॉल करता वो मेरी कॉल ना रिसीव करती। फिर कजिन की शादी पर हमारी भेंट हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर डाली। मुझे बहुत गुस्सा था। मैंने घर वालों को मजबूर करके कुछ ही दिन में ही शादी कर ली और नौकरी की वजह से उसे दुबई ले आया। मुझे अपनी बेइज्जती का बदला उससे लेना था। जैसे ही हम फ्लैट पहुंचे तो शिवानी मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी, रहती भी दिल्ली में थी। अंकल के घर हमारा आना जाना कम ही था, जबकि हमारा परिवार और मेरे चाचा मेरठ में ही एक मकान में रहते थे। 2 मंजिला मकान था। नीचे का पोर्शन हमारा था और ऊपर का चाचा का। यूं तो मेरे माता और पिता 1-2 बार दिल्ली का चक्कर लगा लेते थे, लेकिन पढ़ाई की वजह से मैं दिल्ली काफी सालों से नहीं गया था। लेकिन अंकल की बड़ी बेटी रानी की शादी पर मैं अभी आखिरी सेमेस्टर के पेपर देकर फ्री हो चुका था। नौकरी की तलाश जारी थी, इसलिए सोचा कि दिल्ली का चक्कर लगा लिया जाए। कई सालों बाद मैंने शिवानी को देखा था। लगभग यही कोई 6-7 साल बाद उसे देखकर तो मैं जैसे अपनी आंखें झपकना भूल गया था। यूं तो अंकल की दोनों बेटियां ही बहुत प्यारी और सुंदर थीं। रानी तो शादी होकर दूसरे घर जा रही थी, पर शिवानी को देखकर मेरा मन डोलने लगा था। बहुत ही अच्छी लड़की थी। मुझे देखकर बस उसने मुस्कुराकर नमस्ते किया था। हालांकि रानी फिर भी मुझसे बातचीत कर रही थी, मजाक भी कर लेती थी। कहती थी तुम कब शादी करोगे। असल में मेरी और रानी की एज में ज्यादा फर्क न था, शायद इसलिए वो मुझसे थोड़ा फ्री थी। लेकिन शिवानी एक बार भी हमारे साथ बैठी नहीं थी। शिवानी से छोटा उसका भाई था, उसके साथ भी मेरी अच्छी खासी गपशप हो जाती थी। रानी के सवाल पर मैंने कहा कि बस नौकरी लग जाए तो सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने हाथ पीले कर ही लूं। वैसे सच कहूँ तो तुमने मेरे अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन कमबख्त तुम्हारे पति ने मेरे हक पर डाका डाल दिया। मैंने आंख मारते हुए रानी को छेड़ते हुए कहा तो वह मुझे आंखें दिखाने लगी। कहने लगी बहुत शरारती हो, जरा भी नहीं बदले। मुझे तो लगा था इंजीनियरिंग करके कुछ अकल आ जाएगी, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही फूल हो। मैं हंसने लगा। मैंने कहा मजाक कर रहा था डियर। उसी समय शिवानी सबके लिए चाय बनाकर लाई थी। मैंने शिवानी को सर से पैर तक देखते हुए बात कही थी। उसने चाय टेबल पर रख दी। मैंने कहा शिवानी प्लीज एक चाय मेरे हाथ में पकड़ा दो। मैं कुछ शरारती किस्म का लड़का था, या ये कह लीजिए कि कुछ कुछ ठरकी भी था। फिर सामने एक सुंदर लड़की हो तो दिल न कुछ तो अटखेलियां करने को करता ही है। जैसे उसने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया, चाय के साथ मैंने उसका हाथ भी पकड़ लिया और फिर फौरन मुस्कुराकर उसको देखकर उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसके माथे पर बल पड़ गए थे। तुरंत ही ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। हम शादी से 3 दिन पहले पहुंच गए थे। उसी रात को ढोलक पर खूब हल्ला गुल्ला मचाया। शिवानी ने आस पड़ोस की अपनी सहेलियों को बुला रखा था। पहले तो सबने ढोल बजाया, गाने गाए, लेकिन इसके बाद सब लड़कियां अलग कमरे में चली गईं। हम सब लड़के बाहर बैठे रह गए। अंदर जब गानों की आवाजें गूंजने लगी तो मुझे होश आया कि शायद सब लड़कियां मिलकर अंदर डांस प्रोग्राम बना रही हैं। मैंने शिवानी के भाई से पूछा। मैंने कहा कि ये अंदर क्या हो रहा है। वो कहने लगा आदित्य भाई, सब लड़कियां मिलकर डांस कर रही हैं, इसलिए लड़कों की एंट्री बंद है। अब मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कौन सा चोर दरवाजा खोजा जाए जहां से मैं झांक कर देख सकूं। मैं घर की पिछली तरफ भाग गया। वहां उस कमरे की खिड़की मौजूद थी, लेकिन अंदर से बंद थी। ऊपर एक झरोका भी बना हुआ था। मैं जल्दी से कोई कुर्सी या स्टूल देखने लगा जिस पर चढ़कर उस झरोके से अंदर झांक कर देख सकूं। वहां पास ही मुझे एक स्टूल नजर आ गया। मैं उस स्टूल पर चढ़ गया। जब मैंने झरोके से अंदर झांक कर देखा तो शिवानी किसी गाने पर डांस कर रही थी। उसके गले में दुपट्टा भी नहीं था, कपड़े भी काफी टाइट पहन रखे थे। उसका ऐसा डांस देख कर तो जैसे मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना अच्छा डांस भी करती है। पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैंने अपना मोबाइल जेब से निकाला और उसके डांस की वीडियो बनाने लगा। कुछ देर बाद ही सब लड़कियां खाने के लिए शोर मचाने लगी। मैं फौरन ही नीचे उतर गया और स्टूल को एक तरफ रख कर वापस बाहर की तरफ चला गया। मेहंदी के फंक्शन पर भी मेहंदी कलर की ड्रेस पहन रखी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। पूरी शादी में बस वो मेरी नज़रों में ही छाई रही, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि मेरी बेबाक नज़रों की कैद में रही। जब भी मेरी और उसकी नज़रें मिलती तो मैं मुस्कुराने लगता, लेकिन वो माथे पर बल डाले अपनी नज़रें फेर लेती। रिसेप्शन का आखिरी फंक्शन था। जब वो जल्दबाजी में सीढ़ियाँ उतर रही थी, मैं ऊपर जा रहा था क्योंकि मैं अंकल के साथ कामों में बिजी था और अभी फ्री होकर आया था, इसलिए जल्दी से ऊपर जाकर अपनी तैयारी करने के चक्कर में था। और वह तेजी से नीचे उतर रही थी जब उसका फैंसी दुपट्टा मेरी शर्ट के बटन के साथ अटक गया, इसलिए हम दोनों को ही रुकना पड़ा। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो मैं उसके फैंसी दुपट्टे के तारों से अपने बटन को अलग करने की कोशिश कर रहा था। वो 2-4 सीढ़ियों ऊपर चढ़ी,
पहले तो मुझे देखती रही, लेकिन उसकी चुन्नी इतना उलझ गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बटन कैसे अलग करूं। कहने लगी, आप छोड़े, मैं करती हूँ। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। कुछ देर उसने कोशिश की, लेकिन वो धागे और ज्यादा उलझते जा रहे थे और मैं चाहता था कि ये धागे ऐसे ही उलझते रहें। आखिरकार उसने तंग आकर अपने मुंह से वो धागा ही तोड़ दिया। इससे पहले कि वो सीढ़ियों से नीचे उतरती, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गुस्से से देखा। कहने लगी, मैंने आपसे पूछा नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन सुंदर लड़कियों की तारीफ करनी चाहिए, उनका अधिकार होता है। वो माथे पर बल डाले वहां से चली गई। वो मुझसे 3-4 साल छोटी थी, लेकिन नखरा बहुत था और होना भी चाहिए था, क्योंकि वो सुंदर भी बहुत थी। अगली सुबह मुझे वापस जाना था, इसलिए रात को ही मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मुझे शिवानी बहुत पसंद है, इसलिए वो मेरा रिश्ता अंकल से मांग ले। वो कहने लगी कि मैं तो खुद शिवानी को देखकर यही सोच रही थी कि इसे तुम्हारे लिए मांग लूं। मेरी माँ ने उसी रात अंकल से बात की। अंकल को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने तो फौरन ही हाँ भी कर दी। कहने लगे, लड़का हमारा देखा वाला है, मेरे दोस्त का बेटा है और आदित्य तो वैसे भी हमें बहुत पसंद है, इसलिए हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझें। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे मिल रही थी। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसे भी मेहरबान हो सकती है, वो भी इतनी जल्दी। मेरी माँ ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिवानी को मेरे नाम की अंगूठी पहना दी। माँ कहने लगी, इंग्लैंड से आदित्य के चाचा अपने बेटे की शादी करने आ रहे हैं, आप लोग भी जरूर आइएगा। उन्हीं दिनों हम लोग आदित्य और शिवानी की मंगनी कर देंगे। शिवानी अभी बीए कर रही है, जैसे ही इसका बीए कंप्लीट होगा तो हम शादी कर देंगे। मेरी माँ को इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन न था। मैं भी सोच चुका था कि अब तो मेरा रोका हो चुका है, इसलिए अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगा, उससे फोन पर खूब बातें करूंगा। लेकिन जब मैंने रानी से ये कहा कि मुझे शिवानी का फोन नंबर चाहिए, तो वो कहने लगी कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा, जाहिर है वो मेरी मंगेतर है, बातें क्या करूंगा, तुम क्यों जेलस हो रही हो। वो हंसने लगी। कहने लगी, आदित्य उसका नेचर बहुत अलग तरह का है, वो फोन पर बात करना पसंद नहीं करती। मैंने कहा, तुम नंबर तो दो, उससे बात करना और अपने सांचे में उसे ढालना मेरा काम है। मैंने वापस मेरठ पहुंचते ही शिवानी को कॉल की, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, अपना नाम भी बताया, ये भी कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसने मेरा मैसेज तो सीन किया था, लेकिन ना तो मैसेज का जवाब दिया और ना ही मुझसे कॉल पर बात की थी। मैंने रानी को फोन किया, उससे पूछा कि शिवानी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। वो कहने लगी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो फोन नहीं उठाएगी और ना ही बात करेगी। मुझे बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन मैं चुप हो गया। कुछ दिन बाद मेरा अपने कजिन के साथ दिल्ली जाना हुआ, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार मेरठ में ही रहते थे, इसलिए दिल्ली में सिर्फ अंकल का ही घर था। हमें बस कुछ ही घंटे ही वहां रहना था और इसके बाद हमें आगे जयपुर जाना था। वैसे तो सब एक होटल का कमरा लेने के लिए कह रहे थे कि कुछ घंटे वहीं आराम कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे अंकल का घर वहां है, कुछ घंटे वहीं रह लेंगे। मैंने दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से शिवानी की सुरीली आवाज सुनाई दी। कहने लगी, कौन है। मैंने कहा, मैं आदित्य हूँ, दरवाजा खोलो। वो कहने लगी, लेकिन घर पर ना माँ है ना पिताजी, दोनों ही रात को आएंगे और भाई भी घर पर नहीं, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मैंने कहा, क्या मतलब दरवाजा नहीं खोल सकती। मुझे तो उसकी बात सुनकर जैसे तन बदन में आग सी लग गई थी। क्या इसने मुझे बहुत छोटे कैरेक्टर का समझ रखा था। क्या मैं अकेले में उसके साथ कुछ भी कर बैठूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे कजिन सभी दबी दबी हंसी हंसने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं उसका मंगेतर भी हूँ। सभी कहने लगे, अरे आदित्य, हमें नहीं पता था कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल में ये इज्जत मिलेगी। तुम्हारी मंगेतर ने तो तुम्हें अंदर बुलाने के काबिल ने भी नहीं समझा। चलो छोड़ो भाई, कुछ घंटे आराम ही तो करना है, हम किसी होटल में कमरा ले लेते हैं। मैं तो इतना शर्मिंदा हुआ कि बता नहीं सकता था। मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर मेरे कजिन ने मेरा मजाक भी बहुत उड़ाया कि पहले लड़की से पूछ लो तुम्हें पसंद भी करती है कि नहीं, उसने तो तुम्हारे मुंह पर दरवाजा ही दे मारा, दरवाजा तक नहीं खोला। कजिन के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। शाम को मैं जयपुर के लिए निकल गया। अंकल का फोन मुझे रात को आया था। कहने लगे, बेटा तुम दिल्ली आए थे, कहाँ हो तुम। हम लोग वापस आ चुके हैं, तुम घर आ जाओ। मैंने कहा, जी नहीं, मैं अब जयपुर के लिए निकल गया हूँ, मुझे बस कुछ घंटे के लिए रुकना था, लेकिन आप घर पर नहीं थे, इसलिए मेरे लिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। शायद मेरी हैसियत यही है, ना चाहते हुए भी मैं शिकायत कर बैठा था। वो कहने लगे, नहीं नहीं, ये बात नहीं है बेटा, तुम्हारी बहुत इज्जत और हैसियत है। असल में शिवानी अकेली थी, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने कहा, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे कजिन थे। वो कहने लगे, ओह अच्छा अच्छा, चलो वापसी पर हमारे यहाँ जरूर आना। मैंने कहा, जी कोशिश करूंगा। जितनी इज्जत मेरी हो चुकी थी, मैं बेवकूफ नहीं था कि दोबारा जाता। हमारा 8 दिन का टूर था, लेकिन मेरा कहीं भी दिल नहीं लगा, ना तो जयपुर में और ना ही इससे आगे माउंट आबू में। मुझे बार बार अपनी बेइज्जती का एहसास हो रहा था। उस लड़की में तो इतनी भी शर्म ना थी कि मुझे फोन पर सॉरी ही कह देती।
बहरहाल मैं दोबारा जब दिल्ली आया तो होटल में ही ठहरा था। फिर वहां से मेरठ आ गया, बहुत गुस्से में था। मेरी माँ कहने लगी दिल्ली गए थे तो शिवानी के घर चले जाते। मैंने कहा कि जो बेइज्जती शिवानी ने की है मेरी, मुझे दोबारा नहीं करवानी थी। मैंने जब सारी बात अपनी माँ को बताई तो वो भी हैरान हुई थी। कहने लगी ये तो बहुत बुरी बात है, उसे दरवाज़ा तो खोलना चाहिए था। इसके बाद मैंने घर के फ़ोन से शिवानी के नंबर पर कॉल की, उसने फ़ोन उठा लिया। कहने लगी बताइए आंटी जी कैसी हैं आप। मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ आदित्य। ये सुनकर वो चुप हो गई। इससे पहले कि फ़ोन बंद करती मैंने कहा फ़ोन मेरा बंद मत करना। तुम्हारे मोबाइल पर मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी कर रहा हूँ। क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गई थी। कहने लगी मुझे फ़ोन पर बात करना अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा रात को फ़ोन करूंगा, तुम सीधी तरह मुझसे बात कर लेना शिवानी, मैं ना नहीं सुनूंगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रात को 11 बजे मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। मैंने उसे मैसेजेस किए, लेकिन शायद उसने मोबाइल ही बंद करके रख दिया था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। 20 दिन बाद चाचा के बेटे की शादी थी। दिल्ली से भी सब लोग आए थे, शिवानी भी उनके साथ थी, लेकिन मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। मेरी छोटी बहन के साथ सीधा उसके कमरे में चली गई, क्योंकि मंझले चाचा के घर में उनके और भी बहुत से रिश्तेदार थे और वहां जगह नहीं थी, इसलिए कुछ मेहमान नीचे रुके थे। अंकल की फैमिली हमारे घर पर ही रुकी थी। सब लोग मिलने मिलाने में व्यस्त थे। रात को सबने मिलकर ढोलक बजाई थी और मैं चाहता था कि मुझे अकेले में बस एक बार मुझे वो मिल जाए तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। सब लोग तैयार होकर ढोलक बजाने के लिए नीचे के पोर्शन में जा चुके थे, लेकिन वो अभी तैयार नहीं हुई थी। मेरी बहन भी अपने कमरे में ही थी। जब मैंने रोशनी को आवाज़ देनी शुरू की, वो बाहर आई थी तो लगभग तैयार ही थी। मैंने कहा तुम्हें नीचे माँ बुला रही हैं। वो कहने लगी माँ बुला रही हैं, अच्छा ठीक है मैं अभी बात सुनकर आती हूँ। वो नीचे चली गई। शिवानी कमरे में अकेली थी। मैं रोशनी के कमरे में गया। उस समय वो अपने बालों में ब्रश कर रही थी। मैंने कमरे में जाते ही उस दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे देखकर तो उसका रंग उड़ गया था। फौरन उसने ब्रश ड्रेसिंग पे रखा, बेड पर रखा, अपना दुपट्टा ओढ़ लिया और फटाफट से दरवाजे के पास आई, लेकिन दरवाजे के सामने मैं खड़ा था। कहने लगी प्लीज आप यहाँ से हटिए, मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ देर बात करते हैं फिर चली जाना। मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो तो शायद सांस लेना ही भूल गई थी। उसकी रंगत ऐसे सफेद पड़ी जैसे काटो तो खून ना निकले। बहुत नर्वस हो गई थी। कहने लगी आदित्य प्लीज मुझे बाहर जाना है। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली जिस पर कांच की चूड़ियां भरी पड़ी थी। मैंने कहा चाहती क्या हो तुम, इतना भी तुम्हारा क्या नखरा है कि तुम मुझे हर टाइम इग्नोर करती रहती हो, फोन पर बात नहीं करती, मैसेज का जवाब नहीं देती, तुम्हारे घर आऊं तो दरवाजा नहीं खोलती, क्या खा जाऊंगा तुम्हें मैं। मेरा स्वर बहुत कठोर था। उसके हाथ ऐसे थे कि जैसे बर्फ की तरह ठंडे। वो थर थर कांप रही थी। कहने लगी मेरा हाथ छोड़िए। उसकी आंखों में आंसू ऐसे झिलमिला रहे थे कि जैसे अभी आंसू आंखों से टपकने लगेंगे। मैंने कहा हो क्या जाता है तुम्हें, क्या कहता हूं मैं तुम्हें, मेरा जी चाहता है कि तुमसे बात क्या करूं, तुम क्यों मुझे इतना इग्नोर करती हो। वो अपना हाथ मुझसे छुड़वा रही थी, बार बार यही कह रही थी कि मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। इससे पहले कि वो रो पड़ती मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। मैंने कहा पहले वादा करो मुझसे रात को फोन पर बात करोगी, वरना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। कुछ देर तो वो मुझे बेबसी से देखती रही। कहने लगी कर लूंगी बात, प्लीज अब दरवाजा खोल दीजिए। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। रात को जब मैंने उसे कॉल की तो उसने दूसरी बेल पर फोन उठा लिया था। कहने लगी जी कहिए क्या कहना है आपको। मैंने कहा बहुत सारी बातें हैं, 1 मिनट में थोड़ी हो जाएंगी। मैंने कहा कल मेहंदी का फंक्शन है और कल मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ अकेले में। तुम तैयार होकर नीचे कमरे में रुकना, क्योंकि मेहंदी का अरेंजमेंट घर के बाहर किया गया है। हमारे घर के बाहर एक खाली बहुत बड़ा मैदान था जहाँ बच्चे अक्सर क्रिकेट खेला करते थे, और अगर मोहल्ले में किसी की शादी होती तो वहीं पर शादी और मेहंदी के फंक्शंस अरेंज किए जाते थे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों। वो कहने लगी ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा शिवानी मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। वो कहने लगी ठीक है मंगेतर हैं, मगर मेरे पति तो नहीं है। मैंने कहा अनुराग की शादी के बाद तुम्हारा पति भी बन जाऊंगा, मत भूलो कि हमारी मंगनी हो चुकी है। मेरी बात सुनकर उसने फोन बंद कर दिया। मैं उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता था, बातें करना चाहता था, उसका हाथ पकड़ना चाहता था, कुछ पलों को यादगार बनाना चाहता था, लेकिन वो मुझे घास डालने को तैयार न थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि ऐसा करिए कि अनुराग की मेहंदी पर ही आप मेरी शादी कर दीजिए। सब मेहमान तो हैं, जरूरी थोड़ी है कि अनुराग की शादी अलग की जाए और फिर ही जाकर मेरी शादी हो। बहरहाल मेरी जिद पर अनुराग की मेहंदी से पहले ही मेरी और शिवानी की शादी हो चुकी थी। मैंने देखा कि आज वो बार बार फेरों के समय अपने आंसुओं को साफ कर रही थी। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी, हालांकि वो जानती थी कि हमारी शादी होनी है। कुछ दिन बाद होने की बजाय कुछ दिन पहले ही हो गई थी। इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं थी।
वो मेरे बराबर में बैठी थी जब मैंने उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया था। बुरी तरह से वो घबराई थी, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, अब तो मैं पति हूँ तुम्हारा, अब क्यों हाथ छुड़वा रही हो? लेकिन वो लगातार हाथ छुड़वाए जा रही थी। फिर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा, अब तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारा पति बन चुका हूँ। मैंने उससे कहा कि अपने कपड़े बदलना मत, क्योंकि मैंने तुम्हें जी भर कर अभी देखा नहीं है। मेरी इस तरह की बातें भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पाई थी। मैं सोच चुका था कि आज इसे जी भर कर देखूंगा। इसके लिए एक गिफ्ट भी खरीदा था, सोचा था अपने हाथों से पहनाऊंगा, इसके हाथों को अपने होठों पर लगाकर चूमूंगा। मेरा इतना तो हक बनता है, लेकिन वो मेरे पास से उठकर चली गई। फिर अनुराग की मेहंदी शुरू हो गई, फिर मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आई। मैं घर के अंदर वाले हिस्से में चला गया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी थी। मैंने दोनों पोर्शन देख लिए थे, सबके कमरे देख चुका था, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। शादी का फंक्शन खत्म होते ही अंकल ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी थी, और फंक्शन में एक दिन भी मुझे वो मिली नहीं थी। रात का टाइम था। मैं जब किचन में आया तो वो चाय बना रही थी। मैं उसके पास खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो बुरी तरह से घबराई थी, अपने आंसू साफ करने लगी। पता नहीं क्यों रो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने प्यार से उससे कहा, अच्छा अच्छा, 2 दिन बाद तुम लोग वापस जा रहे हो, इसलिए उदास हो? मैंने उसे छेड़ने की कोशिश की तो वह नहीं में सिर हिलाने लगी, कहने लगी, सर में दर्द है। इससे पहले कि वो अपनी चाय का कप उठाती, मैंने वो चाय का कप उठा लिया। मैंने कहा, सर में तो मेरे भी बहुत दर्द है, काश कि कोई अपने नाजुक नाजुक हाथों से मेरा सर दबा दे। मैंने उसकी चाय का एक घूंट भरा और कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, लो चाय पियो। बल्कि ऐसा करते हैं, मिलकर चाय पीते हैं, वैसे भी इस टाइम सब सो रहे हैं। चलो मेरे कमरे में आओ, कुछ देर बातें करते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन वो अपना हाथ मुझसे छुड़वाने लगी। मेरे एक हाथ में उसका हाथ था, दूसरे में चाय का कप। मैंने कहा, तुम्हें हो क्या जाता है? पहले तुम्हें ये प्रॉब्लम थी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, अब तो हस्बैंड भी हूं ना, अब क्या प्रॉब्लम है? देखो, मुझे बार बार एटीट्यूड मत दिखाया करो, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। क्या तुमने मुझे घटिया इंसान समझ रखा है? वो कहने लगी, आप घटिया हैं, हाथ छोड़िए मेरा। उसने झटके से हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो चाय मेरे हाथ पर छलक गई थी। गर्म गर्म चाय मेरे हाथ पर गिरी थी और मेरे हाथ से कप छूटकर जमीन से गिरकर चकनाचूर हो गया। वो कहने लगी, मैंने आप जैसा बेशर्म इंसान जिंदगी में नहीं देखा। जहां आप मुझे अकेला देखते हैं, आपका बेहुदापन शुरू हो जाता है। उसका ऊंचा स्वर और उसकी बातें सुनकर मेरे तो तलवों पर लगी और सर पर जाकर बुझी थी। वो किचन से बाहर जा चुकी थी और मेरा ये हाल था कि ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे अंदर आग सी लगा दी हो। समझ क्या रखा था इसने मुझे? पूरी रात में सो नहीं पाया था। अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा जी तो चाहा कि उस लड़की का हुलिया बिगाड़ कर रख दूं। ठीक है, मैं चंचल स्वभाव का था, मजाक करता था, लड़कियों को देखता भी था, ये तो सब लड़के करते हैं, और मंगेतर से बात कौन नहीं करता, और कैसी कैसी बातें उनके बीच होती हैं। वो कोई नन्ही सी बच्ची तो नहीं थी जो इन सब बातों से अनजान होती। बहरहाल, सुबह नींद की कमी की वजह से मेरी आंखें लाल हो रही थीं। सुबह नाश्ते पर मैंने सबके सामने कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर अंदर विदाई करानी है। ये सुनकर सब लोग हैरत से मुझे मुंह खोले देख रहे थे। सब अपना नाश्ता करना भूल गए थे। कहने लगे, ये तुम्हें विदाई की क्या सूझ गई? अभी तो वो पढ़ रही है, और ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि शिवानी जब तक बीए नहीं कर लेती विदाई नहीं करनी। मैंने कहा, इसे बीए करवाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे विदाई अभी चाहिए, वो भी 2 दिन में। अंकल कहने लगे, इतनी जल्दी हम विदाई नहीं कर सकते। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकते? शादी भी तो हुई है ना, एक फंक्शन तो हो चुका है, बाकी रह गया एक फंक्शन, तो कल रात को विदाई कर दीजिए। सारे मेहमान सब यहीं पर हैं, एक दिन का फंक्शन और अटेंड कर लेंगे, क्योंकि मेरी दुबई में जॉब लग गई है, और अगर एक बार मैं दुबई चला गया तो मैं अगले 5-6 साल तक वापस नहीं आऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि विदाई होने के बाद शिवानी को भी अपने साथ ले जाऊं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, 5 साल तक आप शिवानी को बैठाए रखिएगा। हो सकता है कि 5 से 6 साल मुझे वहीं लग जाएं। मैंने फैसला आप लोगों पर छोड़ा है, जो आप लोगों को ठीक लगे मुझे बता दीजिएगा। मैंने बात ही ऐसी रखी थी कि किसी को भी सोचने का मौका नहीं दिया था। मैं वहां से फिर अपने कमरे में आ गया। दुबई की जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मुझे अपने एक दोस्त की वजह से अब कंपनी में जॉब मिल चुकी थी, लेकिन 6 साल मैंने अपनी तरफ से झूठ कहा था। ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। 2 घंटे की मीटिंग के बाद यही फैसला हुआ कि विदाई कर देनी चाहिए। मेरी दुबई की कंपनी में बात भी हो चुकी थी। शायद मैं 1 महीने के अंदर अंदर दुबई चला जाता, इससे पहले कि सब लोग विदाई के बारे में मेरे हक में फैसला करते, लेकिन शिवानी ने मना कर दिया। कहने लगी, मैं अभी विदाई नहीं चाहती। अंकल कहने लगे कि 6 साल बहुत ज्यादा समय होता है, और 6 साल तक हम अपनी बेटी को घर पर नहीं बिठा सकते।
मुझे हर कीमत पर विदाई चाहिए थी। मैं दुबई जाना नहीं चाहता था, लेकिन इस लड़की से मुझे साफ साफ बात करनी थी, जिसका मौका मुझे ये नहीं दे रही थी। मैं इसकी वजह से बहुत परेशान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की इतनी घमंडी और अकड़ू क्यों है। इसे किस बात का घमंड है। मेरी माँ कहने लगी, शिवानी का कहना है कि वो 6 साल इंतजार कर लेगी, लेकिन अभी विदाई नहीं चाहती। मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बगैर 6 साल नहीं रह सकता। मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। अगर उसे इतना ही ऑब्जेक्शन है तो वो तब तक अपने माँ बाप के घर रह सकती है, जब तक कि मेरा टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम नहीं हो जाता। लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो वो मेरे साथ जाएगी। बहरहाल मेरी इस बात को मान लिया गया था। 1 महीने के अंदर अंदर मेरा टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम हो गया था। जहाँ मेरी जॉब लगी थी वहाँ मुझे एक छोटा सा फ्लैट भी रहने के लिए दिया गया था। मैं अपनी फैमिली को ले जा सकता था, क्योंकि मैं अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी जमा करवा चुका था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही शिफ्ट होना चाहता हूँ। जिस दिन मेरी रात की फ़्लाइट थी, अंकल ने दोपहर की फ़्लाइट से दिल्ली से शिवानी को मेरठ भिजवा दिया था। उसका बाकी का समय मेरे घर वालों के साथ ही बीता था। जब हम एयरपोर्ट के लिए जाने लगे तभी वो मेरे साथ जाने के लिए खड़ी थी। कभी वो मेरी माँ के साथ लगकर रोने लगती, कभी चाची के साथ, हालांकि वो तो यहाँ रही भी नहीं थी। पता नहीं किस बात का रोना था। इस लड़की ने तो रो रोकर अपनी आंखें सुझा ली थी। मैंने टैक्सी मंगवाई और सामान रखवाना शुरू कर दिया। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। मैं उसके बराबर में बैठ गया। पूरे रास्ते में उसकी सिसकियां सुनता रहा और उसे गुस्से से देखता भी रहा। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैंने उससे कहा कि अपने रोने धोने का प्रोग्राम तुम दुबई में मेरे फ्लैट में जाकर पूरा कर लेना। फ्लाइट में मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। मेरी बात सुनकर उसने तीखी नज़र मुझ पर डाली थी, फिर अपना मुंह फेर लिया। फ्लाइट में बड़ी खामोशी से मेरे बराबर बैठी रही। काफ़ी देर खामोशी के बाद वो कहने लगी, आपको किस बात की जल्दी थी? आप विदाई देर से भी करवा सकते थे, 2 साल बाद भी वापस आ सकते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा, बिल्कुल आ सकता था, लेकिन मुझसे इतना सब्र नहीं हो रहा था। और सब्र क्यों नहीं हो रहा था ये मैं तुम्हें दुबई जाकर बताऊंगा। मेरी बात सुनकर और मेरी नज़रों को देखकर वो नर्वस सी हुई थी। फिर कुछ नहीं बोली। दुबई पहुंचकर मैंने टैक्सी मंगवाई और दुबई में अपने रहने वाले दोस्त से फ़ोन पर बात करने लगा। मेरे उसी दोस्त ने मेरी नौकरी दुबई में लगवाने में मेरी मदद की थी। मैंने कहा, मेरा कमरा फूलों से तो सजाया है ना तुमने? वो कहने लगा, हाँ हाँ, सारी सजावट करवा दी है। अपना कमरा देखोगे तो दिल में बड़ी बढ़ी हुई फीलिंग्स और ज़्यादा उभरने लगेंगी। मैंने कहा, दिल की फीलिंग्स तो आज वैसे भी बढ़ी हुई हैं। ये कहते हुए मैंने शिवानी का हाथ पकड़ लिया था। उसकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ती जा रही थी। मेरा दोस्त हंसने लगा, कहने लगा कि तुम्हारे पूरे फ्लैट को मैंने सजा दिया है। देखना, तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को तैयारी बहुत पसंद आएगी। लेकिन मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, चाबी मैं वॉचमैन को दे दूंगा। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। शिवानी अपना हाथ मेरे हाथ से खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत हो गई थी। आज मैं उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, इस कहानी के आगे का पार्ट कल 11 बजे आएगा। कहानी बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए इसे 2 पार्ट में लिखा है। इसके आगे का पार्ट भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें इस बात का राज खुलेगा कि शिवानी आदित्य से दूर क्यों भागती थी। आगे आने वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचित है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।